अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान की मईशत आपको पता है कि गुज़श्ता 3-4 साल से मुश्किलात से दो चार है। IMF के प्रोग्राम में हम मुसलसल हैं और IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से फिर जो हमारे ओवरऑल जो इश्यूज़ हैं, ख़ास करके करंट अकाउंट बैलेंस के, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक जो सक्सेसिव पाकिस्तान की हुकूमतें रही हैं उन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, क्योंकि अगर ज़्यादा इंपोर्ट्स होंगी तो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं। अब जो एक डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान ने बिलाखिर IMF के साथ ये अग्री कर लिया है कि वो जो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको ग्रेजुअली पाकिस्तान अगले माली साल से ख़त्म कर देगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप कंज्यूमर हैं तो वो तो आपको फ़ायदा होगा, मे बी आपको बेहतर क्वालिटी की चीज़ें मिलें और सस्ती भी मिलें, लेकिन जो लोकल इंडस्ट्री है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, उनके लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, शहबाज, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये बात है। और IMF तो ऑब्वियसली बिलीव करती है कि जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है, अपने बॉर्डर्स को आप ओपन करें और एक कॉम्पिटिशन हो। बट पाकिस्तान का आपको पता है कि जो प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि जब भी हम इंपोर्ट इस तरीके से खोलते हैं, हमारी मईशत ज़ाहिर है कि ग्रो करती है, फिर वही पुराने प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो डू यू थिंक कि IMF नाउ इज़ कॉन्फिडेंट कि अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को और ये टैरिफ्स वगैरह और ड्यूटीज़ ख़त्म करते हैं तो हमारी अब मईशत इतनी स्ट्रांग हो गई है या लोकल इंडस्ट्री भी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हमारे जो करंट अकाउंट का मामला है वो अब ख़राब नहीं होगा? कामरान, ये वेस्ट का हमेशा से एजेंडा रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसको ओपन करना और उसके ऊपर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हों, चाहे वो टैरिफ बैरियर्स हों चाहे नॉन टैरिफ बैरियर्स हों। इंडिया जो है वो नॉन टैरिफ, पुराना वेस्ट है, ये तो नया जो वेस्ट है, वही बात ऑर्डर तो मैं उसी की तरफ आ रहा था ना कि देखें, ये WTO का बेसिकली एजेंडा था। WTO को इसी वजह से इनको इसकी तश्कील हुई थी कि ट्रेड लिबरलाइजेशन हो। उस प्रोसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है अनटिल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने। उसके बाद दुनिया इस वक्त जो है ट्रेड वॉर के अंदर है। ऐसी सूरत हाल में ये जो पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात थे, इसमें इस दफ़ा जो ट्रेड के ऊपर अच्छा खासा IMF का फोकस था। और आपका ये सवाल कि इससे कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा, उस पर बाद में आते हैं। पहले ये जो बुनियादी चीज़ है, ये फैसला हुआ क्या है। इसमें कुछ चीज़ हमने रिपोर्ट की थी मंगल वाले दिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और कुछ फर्दर एक फिर IMF और पाकिस्तान की मीटिंग जुमेरात को हुई है, उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा रिफाइन होकर सामने आई। और जो हतमी चीज़ अब सामने आई है, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इससे तो लगता है कि पाकिस्तान की जो अब तजारत है उसके ऊपर दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती है ना। एक तो आप टैरिफ के जरिए इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी ज़्यादा लगा देते हो कि वो चीज़ इंपोर्ट करना आपके लिए वायबल नहीं रहता। और दूसरा, जो हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें करती है, LC खोलने की परमिशन नहीं देती, डॉलर्स प्रोवाइड नहीं करती, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इसका जो है वो टॉपिक नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं जो टैरिफ बैरियर्स है इसके ऊपर, और नॉन टैरिफ बैरियर्स। ज़्यादातर फोकस इस वक्त नॉन टैरिफ के ऊपर नहीं है, वो टैरिफ बैरियर के ऊपर है। इसमें अगर ओवरऑल सिनारियो देखा जाए, अगर हम पहले नाज़रीन को खबर बता दें कि पाकिस्तान के जो इस वक्त अप्लाइड एवरेज वेटेड टैरिफ है वो तकरीबन 10.6% है। और IMF का ये जो प्रोग्राम है और इसमें जो पाकिस्तान और IMF की अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसके मुताबिक ये जो 10.6% अप्लाइड एवरेज टैरिफ है इसको कम करना अगले 5 साल में ऑलमोस्ट इसको 6% के ऊपर लेके आना। ये कोई 43% इसमें जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाती है ओवर पीरियड ऑफ 5 years। ये कैसे करना है? इसमें जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसका मुकम्मल खात्मा 5 साल के अर्सा में, जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं उसमें 80% कमी 5 साल के अंदर, और जो कस्टम टैरिफ्स हैं, जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट स्लैब है 20%, उस तक उसको रखना है। और उसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी स्लैब्स हैं उनको कम करना। ये इसका मोडस ऑपरेंडी होगा। इसके जरिए इनका ये ख्याल है कि 5 साल के अरसे में आज जो अप्लाइड एवरेज टैरिफ है पाकिस्तान का 10.6% है, ये 6% पे आ जाएगा। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो गाड़ियों के हवाले से है। हमारा जो ऑटोमोबाइल का शोबा है इसको बेतहाशा प्रोटेक्शन रही है। अगर अभी भी हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को माइनस कर दें, इसमें से निकाल दें, तो फिर ये जो अप्लाइड एवरेज टैरिफ आता है ये कुछ 7.4% पे आएगा। लेकिन IMF ने कहा इसको भी आप शामिल करें, तो इसको शामिल करने के बाद आ जाता है 6% के ऊपर। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी क्लोज इकॉनमी है इस पूरे खित्ते के अंदर। मेरे सामने नाज़रीन चार्ट पड़ा हुआ है, ये चार्ट IMF के साथ भी शेयर हुआ है। उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का जो टैरिफ है इस वक्त अप्लाइड एवरेज टैरिफ, ये खित्ते में तीसरा सबसे हाईएस्ट टैरिफ है। जो नंबर 1 पे है वो आज भी बांग्लादेश है, उनका टैरिफ, ये अप्लाइड जो टैरिफ है ये कुछ 14% है। भारत का
12% है। तो जब ये 5 साल में ये रिफॉर्म जिसको IMF कह रहा है अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती हैं जैसे ये प्लान इन्होंने किया है, तो ये एवरेज जो टैरिफ है पाकिस्तान का 6% के करीब आ जाएगा और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री होगी वो ओपन होगी कंपटीशन के लिए, गाड़ियां दरामद करना आसान होगा और ना सिर्फ आसान होगा, सस्ता भी होगा कंपेयर टू जबकि आज की जो सूरत हाल है। कामरान, क्वाइट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अब इसके ऊपर 2 व्यूज है। अब आ जाते हैं वो जो बात आप कह रहे थे, कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, ये सबसे अहम चीज है इसके अंदर। इसमें जो IMF के साथ जो वर्किंग शेयर की गई है उसके मुताबिक तो एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान की जो इस साल एक्सपेक्टेड है कोई $33 बिलियन की, ये बढ़कर हो जाएंगी रफली कोई $47 बिलियन, $14 अरब टोटल इंक्रीज एक्सपोर्ट्स में। लेकिन सारा इसकी वजह से नहीं, इसमें एक ऑटोमेटिक इसमें के अंदर भी जो एनुअल ग्रोथ होती है वो भी होता है। तो कोई बहुत मेजर एज सच इसमें कोई जंप मुझे एक्सपोर्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा। एक जो कंसर्न है वो है इंपोर्ट्स का कि दरामदात कितनी से बढ़ेंगी, जिसकी वजह से क्या पाकिस्तान के करंट अकाउंट का खसारे का मसला होगा या नहीं होगा। इनकी जो प्रोजेक्शन है कॉमर्स मिनिस्ट्री की, उसके मुताबिक तो अभी जो ये साल खत्म होने जा रहा है एस्टिमेटेड कोई $58 अरब के करीब हमारी इंपोर्ट्स होंगी और अगर ये जो ट्रेड लिबरलाइजेशन फुली इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये $84 अरब की हो जाएंगी अगले 5 साल में। और अगर नहीं होती, जो बिजनेस एज यूजुअल है उसमें ये $80 अरब की होगी। तो उसमें कुछ $4 अरब का ये फर्क दिखा रहे हैं, जो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इतने 4 के इधर से फर्क आ रहा है तो थोड़ा बहुत उधर से आपकी एक्सपोर्ट वाली साइड से भी कॉम्पनसेट हो जाएगा। इन्फ्लेशन के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है कि टैरिफ कम हो रही, चीज सस्ती आ रही है, वो कोई ज्यादा ये इम्पैक्ट नहीं दिखा रहे। जो एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट दिखा रहे हैं सालाना ये 0.5% दिखा रहे हैं। और जो GDP ग्रोथ है, GDP ग्रोथ के ऊपर इनका ये ख्याल है कि आप अभी जो हमारा रेट GDP ग्रोथ का इस साल 3% के करीब रहेगा, ये 4.7% के ऊपर चला जाएगा। तो ये इनकी एक ओवरऑल असेसमेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये फैसला इतना आसान तो नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक तो आप ये जो ड्यूटीज या टैरिफ्स लगाते हैं, मकसद आपका जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। आपने कार इंडस्ट्री की बात की है, जाहिर है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं, जो पॉलिसी इसके हवाले से ऑटो पॉलिसी वगैरह भी आती है, तो उसमें आप किसी इन्वेस्टर को ये गारंटी देते हैं कि कोई इंसेंटिव्स देते हैं कि ये ना हो कि आज अगर हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ करते हैं और कल आप इंपोर्ट खोल देते हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है वो इतनी कंपेटिटिव नहीं रहेगी, तो लोग यहाँ पर क्यों खरीदेंगे। तो क्या हुकूमत जो है वो उनको एतमाद में उन्होंने लिया है या वो एतमाद में लेंगे, क्योंकि आपको माजी में भी पता है कि इस पर खास करके गाड़ियों की अगर आप बात करें उसकी इंपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा लड़ाई रही है। जब भी अगर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दें, तो जो कार असेंबलर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं ये तो पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट के पास कि देखें जी हमने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका क्या बनेगा, आप तो अपनी कमिटमेंट से पीछे फिर रहे हैं। तो कामरान ये कि बड़ी ही एक वैलिड बात की आपने। इस दफ़ा ये चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। ये जो टैरिफ रिडक्शन प्लान है ये 2 मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के तहत इस पर अमल दरामद किया जाएगा। एक नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी के तहत ये रिडक्शन 7.4% पे आएगी और ये पॉलिसी बनेगी अभी जून से ये इंप्लीमेंट होगी अगले 5 साल के लिए। इसके ऊपर कंसल्टेशन हुकूमत कर चुकी है स्टेक होल्डर्स के साथ। ये जो बजट आने जा रहा है इसके अंदर इसमें ये चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं वो आ जाएंगी। तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है उसमें ये चेंजेस आ जाएंगी। जो बात आप कर रहे हैं वो है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है उसके हवाले से। एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है वो जून 2026 तक की है, 1 साल अभी उसकी इंप्लीमेंटेशन में रहता है। वो जो अभी जिसकी तरफ गालिबन आप रेफर कर रहे थे, हमने बजट में इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था कि जो इंडस मोटर्स है उसको जो प्रोटेक्शन थी वो विड्रॉ हो गई थी, तो उसके बाद वो फिर शोर पड़ा, फिर दोबारा को वो जो प्रोटेक्शन थी वो रिस्टोर कर दी। ये जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी है ये खत्म हो जाएगी, इसकी जगह पे नई पॉलिसी आएगी 2026-2030। उस पॉलिसी के तहत ये सारी चेंजेस ये करने जा रहे हैं। तो ये इनका प्लान है, इस चीज़ का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। अब ये इसके अंदर जो चेंजेस ये कैसे करेंगे, इसमें अभी कोई 5 वो होती हैं टैरिफ जो मुख्तलिफ आपकी जो ड्यूटी स्लैब्स होती हैं, इफेक्टिवली तो 4 ही होती हैं लेकिन एक 0% की भी होती है, बट उसके ऊपर भी इन्होंने एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। ये जो स्लैब्स है इसमें चेंजेस ऐसे करेंगे, जो 0% और 3% वाली स्लैब है इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा अगले 5 साल में, ये एज इट इज रहेंगी। एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी जुलाई 2026 से, अभी नहीं 6% रेट की एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस होगी, वो थ्रू आउट 6% रहेगी। जो 11% की एक स्लैब एग्जिस्टिंग है
इसको इस साल कम करके 10% उसका रेट कर दिया जाएगा, उससे अगले साल ये 9% कर दिया जाएगा और ये 9% पे इसको मेंटेन रखेंगे। जो 16% वाली स्लैब है ड्यूटी की, उसको 16% को इस साल कम करके 15, फिर उसे अगले साल 14, फिर 13 और फिर 12% ये इस पे मेंटेन होगी चौथे साल में जाके। जो 20% वाली हाईएस्ट स्लैब है ये एज इट इज रहेगी। अब बहुत सारी ऐसी जो इसमें जो ड्यूटीज है, मेरे सामने पूरा चार्ट पड़ा, उसको हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसको हम डिस्कस कर सके कि वो कैसे ये चेंज उसको करते रहेंगे। तो ग्रेजुअल अप्रोच है, बुरी अप्रोच नहीं है। सिर्फ इसमें इशू ये है कि क्या वो जो सेक्टर्स हैं जिनको हमने प्रोटेक्शन दी हुई है वो कैसे काम करेंगे। इसमें एक जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड हमने देखा है और खासकर लेटली हमारी मैशत जब मुश्किलात से दो चार रही है तो बहुत ज़्यादा अगेन जो ऑटो सेक्टर है, गाड़ियों की इंपोर्ट को मुश्किल बनाया है गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। एट टाइम्स केसेस में अगर आप गाड़ी की असल कीमत लेट से 1 करोड़ रुपया है तो आपको पाकिस्तान में अगर आपने लानी है ड्यूटीज टैक्सेस अदा करके शायद वो 3 करोड़ की आपको पड़ती है, तो वो वायबल रहती ही नहीं है। तो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे अगर वाकई इस पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। तो डू यू थिंक कि अगर आज 1 करोड़ की गाड़ी अगर उसकी कीमत है टैक्स वगैरह डाल के आपको 3 करोड़ की पड़ती है, तो ये जब पॉलिसी पर अमल दरामद होगा तो कितनी गाड़ी आप कितना फर्क पड़ेगा? अच्छा कामरान, दो चीजें, एक तो जो सेक्टर को प्रोटेक्शन होती है वो तो अपनी जगह पे है, वो ऑटोमोबाइल भी है, वो केमिकल्स भी हैं, वो बहुत सारे शोबे हैं पाकिस्तान में जो प्रोटेक्शन के तहत काम कर रही है। उनकी शुगर इंडस्ट्री भी प्रोटेक्शन के तहत काम कर रही है। ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो जो इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए ना, एक एडिशनल कस्टम ड्यूटीज का और एक रेगुलेटरी ड्यूटीज का, इसका जो मकसद था बहुत सारे केसेस में प्रोटेक्शन से ज्यादा रेवेन्यू था और ये बेसोचे समझे इन्होंने ये काम किया। इसके पीछे कोई इकोनॉमिक एनालिसिस इनका काम नहीं कर रहा था। आपके बजट के जो अहदाफ थे एफबीआर के टैक्स कलेक्शन के वो पूरे नहीं हुए तो आपने रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी और कह दिया जी कि हमारा जो इंपोर्ट का क्राइसिस है तो आप लग्जरी जो अशिया है, जो बड़ा एक कॉमन एक नाम इस्तेमाल, अब गाड़ियों के जो टायर्स भी हैं वो भी लग्जरी है। अगर आप एफबीआर की डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो टायर भी लग्जरी है और चॉकलेट भी लग्जरी है। दुनिया किधर की किधर पहुंच गई है। तो इन्होंने रेवेन्यू के लिए ये सारा काम किया जो गलत था। उसका इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन से इतना ताल्लुक नहीं था। अब जो प्लान है इनका उसके मुताबिक ये अभी देखो ना, एक तो आपकी कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी गालबन 2013 में इंट्रोड्यूस हुई थी। उस वक्त 1% रेट था, आज वो रेट 7% तक हो चुका है। 1% से लेके 7 बल्कि 2% है मिनिमम किसी जगहों पे। तो ये जैसे जो 0% का भी स्लैब है ना उसके ऊपर भी 2% इन्होंने एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। ये पहले साल इसी बजट में हम ये नाज़रीन को खबर दे रहे हैं ना, ये जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% ये तो ये जून में खत्म कर देंगे। 3% वाली जो स्लैब के ऊपर 2% ड्यूटी है उसको अभी कम करके 1 करेंगे बजट में, फिर उससे अगले साल उसको 1 कर देंगे, फिर ग्रेजुअली खत्म कर देंगे। 11% के ऊपर भी ड्यूटी के जो है स्लैब वाली जो ड्यूटी है, सॉरी 11% स्लैब जो है इसके ऊपर भी जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 2% इसको भी ये खत्म कर देंगे। 16% के ऊपर 4% एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, तो 16 और 4 20% तो यही रेट हो गया ना। आरडीज को तो आप सेपरेट कर दे, इसको भी ये ग्रेजुअली इलिमिनेट कर देंगे 20% के ऊपर भी। और एक स्पेसिफिक इन्होंने जो रेट 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी है ये भी खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो बाकी इन्होंने सारी जो चीजें इसके अंदर वो शामिल की हुई हैं। प्लान अच्छा है, इसमें सारिफ का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पाकिस्तान की इकॉनमी इसको हैंडल कर सकती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो अनड्यू किस्म की ड्यूटीज़ लगाई गई, अब चॉकलेट जो है वो लग्जरी नहीं है, गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो लग्जरी नहीं है। तो इससे अब ये बेसिक जो फैसला वो ये हुआ है कि आइंदा जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, उसको महसूलात में इजाफे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पे कोई रेगुलेटरी ड्यूटी लगानी है उसका कोई इकोनॉमिक रैशनल होगा। यहाँ पे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तजारत की, लेकिन एक स्कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद देखते हुए फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, वो इंडिविजुअली करें या कोई कंपनी करती है, तो एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप उस पर टैक्स अदा करते हैं और कैसे वो पाकिस्तान में फिर आप लीगली उसको ला सकते हैं। और एक गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको कस्टम अथॉरिटीज़ को ऑनलाइन भरना होता है, जिसमें जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं उसकी तफसीलात होती हैं, कंपनी बाकी तमाम डिटेल्स उसमें दी गई होती हैं और ये इतना प्रोटेक्टेड होता है कि उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन अब एक ऐसा जो स्कैम है वो अनअर्थ हुआ है, मंजरे आम पर आया है, जिससे पाकिस्तान को, एफबीआर को मुबैना तौर पर बिलियंस ऑफ रुपीस का जो रेवेन्यू लॉस हुआ है, क्योंकि इस जो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म है
इसमें कुछ लोगों ने मिलकर जो है वो तब्दीलियां भी की हैं, जिसकी वजह से ये एक सीरियस जो है वो स्कैम सामने आया। तो सबसे पहले तो आई थिंक थोड़ा ये टेक्निकल भी मामला है, अगर एक्सप्लेन करेंगे ये इशू है क्या, और जब आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो क्या प्रोसेस होता है, तो उसमें ये जो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए कामरान, जो गुड डिक्लेरेशन फॉर्म होता है और उसकी जो सैंक्टिटी होती है, किसी दौर में इसको कहा जाता था कि ये बाइबल है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। देखो जब वो फाइल हो गया अनटिल कि उसके लिए एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट होता है जिसका एक तरीकेकार जिसमें मुख्तलिफ लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं। वो बहुत रेयर होता है कि आपको कहीं कोई तब्दीली करनी पड़े, बट उसका एक तरीकेकार दिया हुआ है। तो मैं जब ये खबर कर रहा था और मैं इस खबर के ऊपर फरवरी से काम कर रहा था, और जब मैंने खबर की इनिशियली मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मुझे खुद इसको डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा। फिर मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज के पास गया, उनसे मुख्तलिफ लोगों से जो एक्सपर्ट्स थे उनसे पूछा कि जो गुड डिक्लेरेशन फॉर्म है ये तब्दील हो सकता है। मुझे कामरान एफबीआर में एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा ये तब्दील हो सकता है। मैंने कहा आर यू पीपल श्योर? मुझे बिल्कुल श्योर है ये तब्दील हो ही नहीं सकता, ये फॉर्म इसका तरीकेकार ही ऐसा है। अब गुड डिक्लेरेशन क्या होता है? आपने बाहर से एक गाड़ी मंगवाई, कोई चीज मंगवाई, आपने कस्टम अथॉरिटीज के पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया। आप उसके अंदर तमाम डिटेल्स होती हैं, इंपोर्टर कौन है, उसका क्लियरिंग एजेंट कौन है, अगर ड्यूटी है तो उसके लिए HS कोड क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, टैक्सेस कितने हैं, ड्यूटीज कितने हैं, सेस कितना, हर चीज इस फॉर्म के अंदर दी होती है। ये जो सिलसिला हुआ है फ्रॉड का जो हमने पकड़ा है, ये दूसरा फ्रॉड है जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 1-1.5 माह के अरसे में। पहले आपको पता है कि वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से उन्होंने एक अनर्थ किया था 78 लोगों का एक नेक्सस, एलिजिडली करप्ट लोगों का। हमें नहीं पता उसके ऊपर क्या फाइंडिंग फाइनली आई थी, वो चीज़ अभी भी चल रही है। तो इसके अंदर ये हुआ कि गुड डिक्लेरेशन का फॉर्म सबमिट हो गया कराची पोर्ट के ऊपर, और हमारे मुल्क के अंदर ड्राई पोर्ट्स भी हैं, पेशावर में है, फैसलाबाद में है, लाहौर में है, गालबन सियालकोट में भी है, मुल्तान में। तो जहाँ जहाँ ड्राई पोर्ट्स हैं, जो एक चीज़ वहाँ पे इंपोर्ट होती है कराची की, उसकी एक ट्रांसशिपमेंट GD फाइल हो जाती है। वो ट्रांसशिपमेंट GD जब ड्राई पोर्ट पे जाती है तो उसकी होम कंजम्पशन HC ऑन TP फाइल होती है। ये जो गड़बड़ हुई है, जब ट्रांसशिपमेंट की GD फाइल होगी तो जब ये एंड डेस्टिनेशन के ऊपर, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज की गई, कोई मान नहीं रहा था इस चीज़ को। मैंने इस हवाले से एफबीआर की जो सीनियर मैनेजमेंटों के साथ मैं राब्ते में था, उनको मैं स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, उनके हमें टाइम दे, हम सिस्टम को चेक करते हैं। उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर काम किया तो पता चला कि ऐसा कुछ अंदर हो रहा है। मुझे भी टाइम नहीं मिला, मैं IMF की जो मुज़ाकरा थे उसमें बिजी हो गए। तो जब फिर फाइनली तो हमने ये स्टोरी फाइल की। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जो इन लोगों ने तरीक़ेकार अपनाया, और ये कई सालों से हो रहा था, जिसमें एक एक्सेलरेशन आई इस स्पेस के अंदर जब एक फेसलेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया कराची में हुकूमत की तरफ से, जिसका मकसद ये था कि टैक्सों की चोरी ना हो, ड्यूटीज लोग पूरी पे करें, और जो नेक्सस होता है करप्ट लोगों का और इंपोर्टर्स का वो टूट जाए। तो उन्होंने ये किया है लोगों ने कि एक तो काम पहले ही हो रहा था, कई सालों से हो रहा था, उन्होंने ये किया कि वो उसको भी डिफ्लेक्ट करने के लिए वो GD जो थी वो TP फाइल करके वहां से ट्रांसशिपमेंट की, वो उन्होंने ड्राई पोर्ट की तरफ लेके जाना शुरू की। करते कैसे थे ये लोग? एक कोई भी इन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने सबमिट करवाया, उसके अंदर 2 किस्म की ये गुड्स डिक्लेयर करते थे। एक चीज होती थी जो अभी भी मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, एक चीज ऐसी होगी जिसके ऊपर जो ड्यूटी है वो कम होगी, और दूसरी उसके अंदर ऐसी चीज मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे जिसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा होगी। अब फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली जो मेरे एक किसी भी आप नंबर को हम ले लेते हैं, एक GD फाइल होती है, ये फाइल हुई है 26 अगस्त 2024 को कराची में। अच्छा, इसके अंदर जो एक HS कोड था उसके अगेंस्ट इन्होंने कोई 19,050 किलोग्राम की क्वांटिटी शो की इनिशियली, और दूसरी जो इन्होंने इसके अंदर जो HS कोड था उसके अंदर कोई 4,000 किलोग्राम की इन्होंने क्वांटिटी शो की। जब ये फाइनल टैक्सेशन की बारी आती, जो 19,050 था उसको कम करके 500 कर दिया गया। 19,050 किलोग्राम को 500 किलोग्राम डिक्लेयर कर दिया गया। ये अच्छा, अब चूंकि उसका वेट बराबर करना था तो जो 4,000 kg की जो क्वांटिटी थी उसको इन्होंने बढ़ाकर 22,550 कर दिया। और सिर्फ इस एक केस के अंदर जब आप HS कोड दिए हुए, ड्यूटी स्ट्रक्चर दिया हुआ, आप खुद भी जाके उस कोड के अगेंस्ट जाके देख सकते हैं, 23.6 मिलियन रुपए की ड्यूटी और टैक्सेस की इवेजन हुई है सिर्फ एक केस में। और हमारे जरा ये बता रहे हैं ये कम से कम भी 10,000 ऐसे केसेस हैं जहां पे जो गुड्स की उसकी डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी दोनों तब्दील की गई हैं। तो कामरान, अब ये देखिए लोग इनोवेटिव होते हैं। यहाँ पर मैं अगर इंटरप्ट करूं, ये जो आप कह रहे हैं बड़ा ये आई थिंक शॉकिंग है, बट ये तो चीजें ऑनलाइन या ऑन पेपर ये चीजें एडमिट हो रही हैं। तो क्या जो भी पोर्ट से कोई भी आप चीज जब मंगवाते हैं, जब रिलीज होगी, ठीक है, आपने एक आइडेंटिफाई, लेट्स से एक गाड़ी मंगाई, उसका मेक मॉडल जो भी आपने उसमें डिस्क्राइब किया, तो क्या
अगर आपने उसमें कोई 2 नंबरी की है तो क्या फिजिकल चेक्स नहीं होते कि वो चीज़ वाकई ही कि आपने जिस ब्रांड की गाड़ी मंगवाई है, जिस ईयर की मंगवाई है, जिस कलर की है, जो चीज़ें हैं, तो अगर वहाँ पर ये गड़बड़ कर रहे हैं तो इज़ इट पॉसिबल कि बाकी जो फिजिकल चेक्स हैं उसको भी वो कर सकें अंडरमाइन और वहां से भी निकल देखिए कामरान, ये तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा तरीकेकार क्या है। मैंने इसको समझने के लिए किसी से पूछा कि अगर इसकी इंस्पेक्शन हो तो कैसी होगी, कहते वो इंस्पेक्शन में फिर ऐसे करेंगे कि जैसे 2 मुख्तलिफ आपकी जीडीज है ना, सॉरी एक जीडी के अंदर 2 मुख्तलिफ आपने गुड्स इंपोर्ट की हुई है, उसकी वो प्लेसमेंट ऐसे कार्टन की करेंगे कि पहले एक चीज लगा दी फिर दूसरी लगा दी, कुछ इस तरह मिक्स करके निकालने की कोशिश। बट ये चीज उससे बड़ी है, ये डिक्लेरेशन जो सबमिट हुआ उसके अंदर फॉर्जरी हो रही है। ये इट्स मोर ऑफ एन इशू ऑफ द ब्रीच ऑफ द सिस्टम। मतलब ये छोटी चीज नहीं है कि किसी भी मुल्क का उसका जो डिक्लेरेशन का जो एक उसका इंपोर्ट्स का क्लियरेंस का जो निजाम है ऑनलाइन, उसको ब्रीच इतने मैस स्केल के ऊपर कर दिया जाए कि वो आप ये ब्रीच कह रहे हैं या ये इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी इसके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता ना, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। एक होता ना कि बाहर से किसी ने सिस्टम आपका हैक कर लिया है, वो इतना स्मार्ट है, इसके अंदर बैक एंड अंदर लोग मिले होंगे ना, डेफिनेटली मिले होंगे। बल्कि हमने खबर में मैंने लिखा कि इसमें जो अब ये ऑपरेट करता है, जो अगला सवाल है ये अब जो कौन से सिस्टम के ऊपर ये सारी जो डिक्लेरेशन या फाइल होती है, ये इनका है कि वी बॉक सिस्टम, वेब बेस्ड वन कस्टम। जो वी बॉक है जिसके ऊपर ये सारी डिक्लेरेशन फाइल होती हैं सिस्टम के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसकी जो मैनेजमेंट है वो इस वक्त है पाकिस्तान सिंगल विंडो के पास। अब PSW जो है ये कंपनी है, हुकूमत की कंपनी है, एक इसके लिए स्पेशल लॉ बनाया गया और इस कंपनी को ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि ये कंपनी जो है ये पाकिस्तान का जो ट्रेड की जो इंटीग्रेशन करेगी, रियल टाइम में लोगों को फैसिलिटेट करेगी और लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेड के क्लियरेंस के हवाले से वो नहीं आएंगी। तो अब ये जो वीबॉक था 2022 से पहले इसको तो पाकिस्तान कस्टम्स ऑपरेट करता था, तो 2022 के बाद जब पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी बनी तो ये सिस्टम जो था उसके पास चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान सिंगल विंडो की कंपनी के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान सिंगल विंडो की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ी एक लंबी स्टेटमेंट दी स्टोरी आने के बाद। उन्होंने कहा जी कि हमारे बंदों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बट जब मैंने FBR से इशू टेकअप किया तो FBR ने इंटरनली एक फैक्ट फाइंडिंग उन्होंने कहा कि इसका करो, पता करो क्या है। तो जो इनिशियल रिपोर्ट जनरेट की गई, जो लोग ये सारा करते हैं वो तो वहां पर पैनिक हुआ कि ये चीज बाहर कैसे निकली है। उन्होंने थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और कहा यह क्या कि जी HS कोड्स की तब्दीली हुई है और वो कोई ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ कोई पहले कहा गया कि 1800 है, फिर कोई 2230 का नंबर आया। असल जो चीज थी, जो डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी की थी, उसकी तरफ नहीं आ रहे। फिर जब मैंने इनको दोबारा FBR को सवालात ऑफिशियली भेजे तो मैंने कहा जी ये चीज हुई है, इसके ऊपर आपका क्या है। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल जी HS कोड्स और क्वांटिटीज दोनों चेंज हुए, ये खबर के अंदर कंफर्म किया हमें FBR ने। बट वो ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम का ग्लिच था, अच्छा, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है। अब ये कैसा सिस्टम का ग्लिच है जिसका सारी दुनिया को पता है, हजारों में ये चीज हो रही है, ये सिस्टम ग्लिच था या पैदा किया गया, ये सवाल है। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिस्टम ग्लिच था या पैदा किया। वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था कि आप ग्लिच तो तब होता ना कि एक आध कोई इंसिडेंट हुआ हो गया, ये तो हजारों में हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है। अब ये इसके ऊपर जब FBR से मैंने दोबारा बात की तो उन्होंने कहा जी हम इसको फिक्स करने की कोशिश करें, बल्कि इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया। एक फिर इन्होंने पोस्ट क्लियरेंस एक ऑडिट वो FBR ने ऑडिट कर दिया है, ऑर्डर कर दिया इसका कि जितनी भी ये डिक्लेरेशंस इस तरह की हैं जो अब सिस्टम का जो रिव्यू हो रहा है उसकी जो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट होगा। और ये ऑडिट नाज़िम ये 2022 से अभी कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एनॉमलीज हैं जो मैंने इनकी कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन देखी है। तो ये जो ऑडिट है पोस्ट क्लियरेंस ये 2015 तक भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बड़ा ही एक बर्निंग इशू है, इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया है और पाकिस्तान सिंगल विंडो की तरफ से भी इसके ऊपर एक रिएक्शन आया। इन दोनों इश्यूज के ऊपर बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं जो ये स्कैम है, किस तरीके से कुछ नहीं बल्कि बहुत से लोग इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये पहला स्कैंडल नहीं है, इससे पहले भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ये बताया था कि कैसे जो 78 लोगों का एक नेक्सस है, किस तरीके से एक नेटवर्क है कि जो एक्सप्लॉइट करता है सारे सिलसिले को। तो अभी तक जो ज़ाहिर है कि FBR इसमें खुद पार्टी भी है, तो स्टिल ये फैक्ट फाइंडिंग तक ही है ये वाला मामला, या
अभी किसी नतीजे पे वो पहुंचे हैं कि इट्स अ सीरियस नेचर? अपेरेंटली तो बहुत सीरियस मामला है ये, सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग से ही मामला हल होगा या इसकी प्रॉपर जो इंक्वायरी है वो ऑर्डर की जाएगी और फिर फिक्स किया जाएगा इस सिस्टम को भी, एंड एट द सेम टाइम जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनको भी अकाउंटेबल ठहराया जाए? कामरान, अभी तक जो इसका चूंकि पहला रिएक्शन तो बड़ा स्ट्रांग आया है कि ये चीज़ कैसे हुई है, खासतौर पर पाकिस्तान सिंगल विंडो ने इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन दिया जी कि पता नहीं उनके ऊपर हमने कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया है जो कुछ हो नहीं रहा था। बेसिक जिस इसके ऊपर सबका कंसेंसस है, FBR का, पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का और कुछ और लोगों का, वो ये है कि ये जो है ये स्कैम तो हुआ है। अब सवाल ये है कि कैसे हुआ और किसने किया। अब जो किसने किया है इसके ऊपर सब अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये अब मामला रुक गया है? नहीं, अब ये अभी भी हो रहा है? कह रहे हैं कि रुक गया। इनके बकौल कि जो कुछ जो सिस्टम का ग्लिच था, जो ब्राउजर था उसके जरिए ये पेनिट्रेशन करते थे, इंटरनेट का जो ब्राउजर था, तो वो हमने उसको फिक्स कर दिया है। अब इस पे बात करते हैं कि रुका, ये बकौल इनके रुक गया है। खबर छपने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो इसकी एक इनिशियल रिपोर्ट उनको दें कि ये हुआ है या नहीं हुआ। तो ये PMIC के ज़िम्मे लगा दिया गया है। और जो पहली मेरी खबर थी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के ऊपर, वो मामला भी PMIC के ऊपर के ही ज़िम्मे डाला गया था। और उसके ऊपर अच्छी खबर ये है कि वो इंक्वायरी बहुत करीब पहुंच गई है और बाय एंड लार्ज उन्हीं लाइंस के ऊपर उसके आउटकम्स आए। शायद हमें पता नहीं क्योंकि रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई जिस किस्म की चीज़ें जो हमारी स्टोरी के अंदर पॉइंट आउट हुई थी, बल्कि हमारी स्टोरी क्या थी, बेसिकली उसके पीछे एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट थी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। ये PMIC के जो ये काम लग गया है और गालबन उसमें भी कोई अच्छा आउटकम आ सकता है। जो हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन आई है, PMIC को प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन का जो है वो टाइम दिया है। अब बात कर लेते हैं असल जो पार्टी है इसके अंदर। पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी ये हुकूमत की बनाई हुई कंपनी है। जो इंपोर्टर होता है, जो ट्रेडर होता है, वो एक खास अमाउंट इसके ऊपर गालबन 1000 रुपया फी GD, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ प्लीज मुझे करेक्ट करें जो लोग सुन रहे हैं, 1000 रुपये पर GD वो पे करता है फी जो इनको जाती है। अब इसके अंदर जो इनका क्लेम ये है, मैंने खबर में ये लिखा, जो कनाइवंस थी पाकिस्तान सिंगल विंडो के लोगों की थी, जिसके ऊपर रिएक्ट किया उन्होंने कहा जी हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है। अब उनके चूंकि एक उनके स्टेटमेंट है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी रहे। याद रहे कि प्रोग्राम करने से पहले जो पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी के CEO हैं, उनको मैंने ऑफर की कि वो आए प्रोग्राम में, प्लेटफॉर्म में हमारा इस्तेमाल करें और अपना जो व्यू पॉइंट इसके ऊपर दें। उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे ठीक था कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, चीज़ें हतमी नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फाइनल, तो तब वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो होपफुली अगले हफ्ते तक अगर चीज़ें इनकी फाइनल हो जाती हैं तो इंशाल्लाह हम उनको दोबारा लाने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उन्होंने ये कहा, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई पाकिस्तान सिंगल विंडो की तरफ से, कि some importers and clearing agents took advantage of a previously unknown vulnerability in the VBOX system. Previously unknown vulnerability. ये जो unknown पता कब तक थी? जब तक एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने इशू रेज नहीं किया था। और ये PSW जो है ये कब से VBOX को मैनेज कर रही है? 2022 से ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि किसने इसका एडवांटेज लिया? इंपोर्टर्स ने और क्लियरिंग एजेंट्स ने। अपने ऊपर वो बात नहीं ले रहे। उन्होंने ये जरूर अपने स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि हम 2022 से इसको मैनेज कर रहे हैं। जो चीज जो उनका दावा है, मैं इसको वर्ड टू वर्ड नाज़रीन रीड करना चाहूंगा। जो PSW ने कहा, द क्लेम दैट द डाटा फील्ड्स इन द GD वर manipulated by traders and clearing agents in connivance with the PSW officer is unfounded and unsubstantiated without a clear understanding of how the system works or PSW's role in customs clearance। वो कह रहे हैं हमारे लोगों का इसमें कोई काम ही नहीं है। बट जो असल चीज़ है वो ये कह रहे हैं जी कि जो फ्रॉड जहाँ पे हो रहा है कामरान, ये उनकी जो 2-3 चीज़ें पैराग्राफ वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ने की दोबारा ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी कि ये जो फैक्ट्स ऑफ द केसेस आर that some importers and clearing agents took advantage of the previously unknown vulnerability in the VBOX system to alter the declared HS codes, weights वही जो हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, in the declaration field at the dry ports। मतलब एक बात की मुझे समझ नहीं आती, ये इंपोर्टर और क्लियरिंग एजेंट इतना पावरफुल है कि वो इतने बड़े सिस्टम को ब्रीच कर गया। इनका ये कहना है कि ये कैसे ब्रीच हुआ है। दिस ऑल्ट्रेशन अफेक्टेड थ्रू चेंजेस इन द ब्राउजर स्क्रिप्ट
and did not need any help from the VBOC, Pakistan Single Window और Information Technology staff। अगर ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था, ये लोग खुद ब खुद कर रहे थे, इसमें हमारे किसी बंदे का रोल नहीं है। बाकी उन्होंने ये बात जो फाइनल की कि जी इंपोर्टर्स और क्लीयरेंस क्या उन्होंने वो सिस्टम को जो बाईपास हार्डकोर कस्टम जो उनके सिस्टम है उसको बाईपास किया या नहीं, वो अभी वक्त बताएगा। बहरहाल एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड छोटे स्केल का नहीं है नाज़रीन, ये बहुत बड़े स्केल का फ्रॉड है। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन इसकी इंक्वायरी तो अभी नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट देनी है प्राइम मिनिस्टर को और ये चीज़ें लाइमलाइट के ऊपर आ चुकी हैं। अगेन वी विल होप कि ये मामला दबाया नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान सिंगल विंडो के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सामने आने चाहिए, उनके नाम आने चाहिए। अगर ये कोई जिस तरह इनका दावा है कि ब्राउजर के थ्रू ये सारा इन्होंने सिस्टम में पेनिट्रेट किया है, तो फिर वो जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको नजर नहीं आ रहा था कि लॉग्स एडिट हो रहे हैं और हजारों की तादाद में हो रहे हैं, क्या वो सोए हुए थे? ये चीज सामने आनी चाहिए, जिम्मेदारी इसकी फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि अब सैलरीड क्लास जो है वो टैक्सों का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसका जितना ड्यू शेयर है टैक्सेस का वो जरूर दे, चाहे वो टैक्सेस हैं चाहे इंपोर्ट ड्यूटीज हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान, खुसूसी नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं। 3 रोज़ा उनका दौरा है और उनकी आज मुलाकात हुई है अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी के साथ। मज़ीद मुलाकातें भी उनकी तय हैं। ये विज़िट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में मौजूदा कशीदगी है उसमें एक तरफ जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, ट्रेन हाई जैकिंग का वाक़या देख लें, बनू छावनी पर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि इसमें ऐसे शवाहिद उनको मिले हैं कि अगेन अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। इस तनाजुर में ये विज़िट हो रहा है। जो मेरे पास मालूमात हैं, ये जो विज़िट है इसका फ़ैसला जो हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास भी हुआ कौमी सलामती का पार्लियामेंट के अंदर, और जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है उन्होंने जो मुख्तलिफ हिकमत अमली तय की, क्योंकि ये भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करे। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर जाकर के कार्रवाई करनी चाहिए, जो पहले भी हम कर चुके हैं, या फिर जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो तय ये पाया कि जो भी पाकिस्तान ने जो हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, बनू छावनी का हो, ट्रेन हाई जैकिंग का हो, जो भी सबूत पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद हैं अफगानिस्तान की सरजमीन के इन्वॉल्वमेंट के, वो दिए जाएं अफगानिस्तान की हुकूमत को। और पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं ऑन अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक, उनको काबुल भेजा जाए। तो वो ये तमाम सबूत लेकर के पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से क्लियर एक पैगाम लेकर के वो अफगानिस्तान गए हैं। पहले भी हम ये कर चुके हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी? क्या अफगान तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान के मुतालबे के ऊपर उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। और जो अभी तक उनकी मुलाकात हुई है शहबाज अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से, और जो अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक सरसरी से स्टेटमेंट सामने आया है, उसमें तो उन्होंने सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के जो मामलात हैं उसका तो जिक्र नहीं किया। उन्होंने यही कहा है कि इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं, ट्रेड, बॉर्डर ट्रांजिट के जो इशूज़ हैं, और जो अफगान रेफ्यूजीज वाला मामला है, लोगों की आमदोरफ्त है, इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। वो जो मेन कंटेंशियस पॉइंट है उसका उन्होंने इस स्टेटमेंट जो आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं वो तो 2-3 यही मेजर इश्यूज हैं। एक तो अफगान रेफ्यूजीज वाली डेडलाइन आ रही है 31 मार्च वाली। दूसरा तुर्खम बॉर्डर में पहले बंद हुआ, काफी दिन बंद रहा, फिर खोला, फिर शायद दोबारा बंद हो गया। सिस्टम की फॉल्ट वो बंद जो उन्होंने खोला वो सिर्फ खोला जो ट्रकों के लिए, जो लोगों की आमदोरफ्त होती है। क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि जब ये बॉर्डर बंद हुआ था तो जो अफगानिस्तान की साइड से फायरिंग की गई थी, तो जो कस्टम्स के वहाँ पर जो क्लियरिंग सारे सिस्टम्स हैं उनको नुकसान पहुंचा था, तो उनको रिपेयर करने में टाइम लग रहा है। तो वो 1-2 दिन में वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि दफ्तर खारजा ने वजाहत की थी कि ये जो बॉर्डर खोला गया है इस मरतबा, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं है, सिर्फ 15 अप्रैल तक के लिए।
इस दौरान जो है बातचीत होगी, जो भी मामलात है दोनों मुल्कों के दरमियान वो तय किए जाएंगे ताकि परमानेंटली इसका एक हल निकाला जा सके। तो दिस मीन्स कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स। दूसरा ये आपने इनकी अफगान जो गवर्नमेंट है उनकी स्टेटमेंट तो आपने पढ़ी है कि पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से कुछ आया है इसके ऊपर, या सोर्सेज से कोई बात हुई है कि वहाँ पे क्या बात हुई है, क्या वाकई टेररिज्म पे कोई डिस्कशन नहीं हुई या ये भी इशू था? जो विजिट जो है क्योंकि ऑन गोइंग है, एक जो एक्स के ऊपर एम्बेसडर सादिक साहब का एक स्टेटमेंट जरूर सामने आया है जिसमें उन्होंने जो जनरल किस्म की बात की है, स्पेसिफिक बात नहीं की, लेकिन जो मेरी जराए से बात हुई है, जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो पाकिस्तान का एक मुतालबा दरीना रहा है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो अफगान तालिबान को कोई कार्रवाई करना होगी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से अगेन एक कोशिश है। जाहिर है कि ये विजिट अभी ऑन गोइंग है क्योंकि कल भी 21 से लेकर 23 तक उनका ये विजिट है और इसमें बाकी भी उनके जो अफगानिस्तान के सीनियर वज़रा हैं उनके साथ मुलाकात होनी है। एक बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका भी इजलास होना है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर की सिक्योरिटी, जो भी इस तरह के मामलात हैं, और जो आखिरी मरतबा उसका इजलास पाकिस्तान में हुआ था 2 साल पहले, तो ये पहला इजलास 2 साल के बाद भी हो रहा है, उसमें भी इस मामले के ऊपर बात की जाएगी। सिग्निफिकेंट विजिट तो है, लेकिन इसमें आपको याद हो कि लास्ट टाइम दिसंबर में ही एम्बेसडर सादिक साहब गए थे और उनके विजिट के दौरान ही आपको पता है कि पाकिस्तान ने फिर फिजाई हमले किए थे, जो सारा जो प्रोसेस था वो फिर रिवर्स हो गया था। उस वक्त मुझे पता चला था कि कुछ प्रोग्रेस हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान। मसलन तय ये पाया था कि कुछ एतमाद साजी के इकदाम लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत अरसे से आपको पता है कि ऑफिशियल लेवल पर तो इंगेजमेंट हो रही है, कोई बहुत बड़ा विजिट नहीं हुआ। मसलन पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा या उनकी तरफ से कोई वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आए। इसहाक डार साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि कई मौक़ों पर यह तय हुआ कि वो विजिट करने के लिए जाएंगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता था। तो जो दिसंबर में भी एक जो विजिट कुछ प्रोग्रेस हुई थी उन फिजाई हमलों के बाद, फिर वो जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ सका। तो इस वक्त जो कोशिश अभी भी यही है, जो पाकिस्तान है वो तो चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ मामलात को हल किया जाए, बट कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि शायद ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला नहीं है। कुछ पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और वो भी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी ज़रूर करते हैं कि ये बात बिल्कुल बजा है कि अगर मुसलसल आपके ऊपर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हों, आपके लोग शहीद हो रहे हों, तो बहुत मुश्किल होता है कि ट्रेड को भी आप जारी रखें, बाकी बातचीत भी जारी रखें। लेकिन मुझे कहते हैं कि फिर ब्रॉडर अगर पिक्चर देखें तो अफगानिस्तान में तो वैसे ही बहुत अरसे से बदअमनी रही है। पाकिस्तान बीइंग स्टेक्स ज़्यादा पाकिस्तान के हाई हैं, तो शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा चीज़ों को स्टेप बैक करके डिस्पैशनेटली होके मे बी डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए और तरीके से शायद अगर अफगान तालिबान की हुकूमत को कन्विंस करें तो दैट मे बी अ बेटर ऑप्शन। लेकिन शायद इसके हवाले से जो पाकिस्तान में अभी मुकम्मल तौर पर उस तरह से इत्तेफाक राय नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जब तक दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होता तो कोई ब्रॉडर इंगेजमेंट जो है वो मुमकिन नहीं है अफगानिस्तान के साथ। तो लेट्स सी इस विजिट का आउटकम क्या होता है, उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे, कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।